हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने कहाँ छोड़ा था? कल लास्ट बात जो चल रही थी हमारी वो ये थी कि क्या थी? सर्कुलर मोशन। यस मैम, एक सस्पेंस क्रिएट किया था आपने। आप बोल रही थी आज टीचर एक बताएंगी। पत्थर को घुमाना है। क्वेश्चन ये था किसी बच्चे का कि टीचर ये अगर मैं ए पॉइंट पे स्ट्रिंग को कट कर देती हूँ, है ना, ये स्टोन है, ये जो ऑरेंज कलर का है, ए पॉइंट पे दिस इज द स्टोन। अगर मैं इस स्ट्रिंग का थ्रेड कट कर देती हूँ, इसको मैंने ये कट कर दिया, है ना, कब कट किया? जब ये ए पॉइंट पे था। ए पॉइंट पे था और तब कट कर दिया, तो बात यह है कि ये जो एरो नंबर 1 है उसकी तरफ क्यों जाएगा, ये बी की तरफ क्यों नहीं जाएगा? ठीक है ना? तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ये बी की तरफ नहीं जाते हुए बी की तरफ नहीं जाते हुए किधर जा रहा है? 1 की तरफ जा रहा है। तो मुझे बताओ, न्यूटन भाई ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या बोला था? टीचर स्टेट में ही होगा बोलिए, फिर टीचर ये वो नहीं अपने रहेगा। पोजीशन या रिजिड स्टेट में ही होगी जब तक वो और कोई से एक्सटर्नल फोर्स ना एक्सटर्नल नहीं आए। फोर्स। अरे बाप रे, बहुत सारे बच्चे बोल दिए। हम्म ऐसा कुछ था क्या कहीं कि कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए उसकी डायरेक्शन चेंज करने की? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाया जाए उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ऐसा? टीचर पढ़ा है। यस मैम। बड़ा है। पढ़ा है। मतलब हमने कल ये तो देख लिया कि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। ये स्टोन स्ट्रेट लाइन में तो मूव नहीं कर रहा है, इस स्टोन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब कोई ना कोई तो फोर्स होगा जो इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होगा इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, राइट? अगर कोई फोर्स नहीं होता तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो बोलता है ये जो स्टोन है ना इसको सीधे ट्रेवल करना चाहिए। किधर की तरफ ट्रेवल करना चाहिए? अगर अभी मैंने इसको कट नहीं किया है तब की बात कर रहे हैं, चलो हम पहले, अभी मैंने इसको यहाँ से कट नहीं किया, ये स्टोन है, ये गोल गोल घूम रहा है, मैं इसको गोल घुमा रही हूँ, तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, ए पॉइंट ए एरो की तरफ नहीं जा रहा है, एरो नंबर 1 की तरफ, ये गोल गोल घूम रहा है, इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। जबकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि मोशन की डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन होगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर वर्क ना करे उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो कोई फोर्स तो होगा जो इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, जो इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा होगा सर्कुलर मोशन करने के लिए। दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? दिस इज अ सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर सीकिंग फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है। दिस फोर्स causes an object to move in a circular path. It always acts inwards. ये अंदर की तरफ काम करता है हमेशा। ये किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए बोलता है। ठीक है, कल हमने जहां से छोड़ा था एक्चुअली उधर से थोड़ा सा हट गए हैं हम, उस पे अभी आएंगे, है ना? इतनी बात सबको समझ आई? ये जो बोला इसमें किसी को कुछ डाउट लग रहा है क्या? है ना? पर किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि टीचर ये कोई स्पोर्ट्स के कारण थोड़ी ना मतलब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है? क्यों घूमेगा कि स्टोन उसको रस्सी से बांध के ऐसे ऐसे करेंगे तो गोल क्यों घूमेगा? आज तक तो ये फोर्स नहीं पढ़ा था हमने। क्या चीज है जो उसको गोल घुमा रही? टीचर 9th क्लास में पढ़ा ही है। 9th में पढ़ा है आपने? ठीक है। यस टीचर, बस डेफिनेशन।
ठीक है, कोई कुछ तो बोलो ना, बिल्कुल ये फिजिक्स हटा दो थोड़ी देर के लिए, तुम्हारे फिजिक्स के नेम्स टर्म्स ये सब साइड में कर दो। मेरे को बताओ, अगर कोई स्टोन है उसको रस्सी से बांध के मैं ऐसे गोल गोल कर रही हूँ तो वो गोल ही क्यों घूम रहा है, वो स्ट्रेट क्यों नहीं जा रहा? कौन रोक रहा है उसको क्योंकि स्ट्रेट जाने से? हमारा हाथ एक सर आइडल की अपन तरफ ने उसको पकड़ रखा है इसलिए वो रुक रहा है। किस चीज से पकड़ के रखा है? हैंड से हाथ से। हाथ से। स्टोन को किससे बांधा मैंने? मेरे हाथ में क्या है? थ्रेड स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, रस्सी रस्सी है ना? तो तुमको किसी को ये नहीं लग रहा है कि टीचर ये फोर्स कैसे काम कर रहा है? मेरे हाथ में तो रस्सी है ना, मैंने रस्सी से उस स्ट्रिंग को मैंने रस्सी से इस स्ट्रिंग से उस स्टोन को बांध के रखा है, क्योंकि उसको मैंने उससे सेंट्रीपिटल बांध के फोर्स लग रखा रहा है, है। इसलिए वो गोल घूम रही है। अगर बांध के नहीं रखते, अगर ऐसे ऐसे करके छोड़ देती, मैं स्ट्रिंग कट कर देती, तब वो गोल नहीं घूमता। अच्छा बताओ, सीधी सी बात है, किसको ये बात गलत लग रही है कि क्योंकि मैंने उसको रस्सी से बांध के रखा है इसलिए वो गोल घूम रहा है? कुछ गड़बड़ है क्या इस बात में? यस, किसी को कुछ गड़बड़ नजर आ रही है? ऑब्वियस है टीचर। ऑब्वियस है, ये तो कितना ऑब्वियस है यार, बेसिक है ना। फिजिक्स कहाँ से आया भाई? मैंने खुद ने तो उसको रस्सी को पकड़ के रखा है मेरे हाथ में, और मैं उसको गोल गोल घुमाऊंगी तो वो गोल गोल ही तो घूमेगी ना, स्ट्रेट क्यों जाएगी? ठीक है, ये बात समझ में आई ना? इस बात को थोड़ी देर पकड़ के रखना कि क्यों घूम रहा है गोल, क्योंकि मैंने उसको स्ट्रिंग से बांध के रखा है। और स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स होता है? टेंशन फोर्स, सुना है कहीं? यस टीचर, 9th में। 9th में सुना है ना? क्योंकि मैंने इस स्टोन को स्ट्रिंग से बांध के रखा है और इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स है, वो टेंशन फोर्स उसको गोल गोल घुमाने के लिए cause, that is the cause to move that stone in a circular path। ठीक है, मुझे बताओ कि मून अर्थ के आसपास क्यों घूम रहा है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ग्रेविटेशनल पुल। बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल अदरवाइज पुल। तो मून ऐसे ये अर्थ के आसपास नहीं घूमता, यहाँ मून होता तो सीधा चला जाता ना, है ना? बट देयर मस्ट बी सम फोर्स जो क्या कर रहा होगा, उसको डायरेक्शन चेंज करवा रहा होगा उसकी। ये मून की भी तो हर टाइम पे डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, मून की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस चीज में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो सेम कल जो हमने पढ़ा था वैसा है कि अगर सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है। वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो देयर मस्ट बी समथिंग विच इज हेल्पिंग दिस मून टू चेंज इट्स डायरेक्शन। और हम क्या बोल रहे हैं? दैट समथिंग इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो ये जो फोर्स है ना, जो इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, जिसको हम ग्रेविटेशनल पुल बोल रहे हैं, इस केस में दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बात ये है, ध्यान से सुनना, कि जब सर्कुलर मोशन होता है तो हम बोलते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण हो रहा है। बट सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं है, लाइक फ्रिक्शन फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल पुल है ना? वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं है, इस फोर्स का हमेशा कुछ ना कुछ सोर्स होता है। सोर्स होता है मतलब यहाँ जो स्ट्रिंग में टेंशन था, वो टेंशन को दूसरा नाम दे दिया, दैट इन द केस ऑफ द स्टोन टाइड विद द स्ट्रिंग, द टेंशन फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। इन केस ऑफ मून which is moving around the force। gravitational force. In case of moon, which is moving around the earth, the gravitational force is the centripetal force। टीचर प्लैनेट्स कैसे घूमते होंगे सन के अराउंड?
हर जगह ग्रेविटेशनल पुल है। क्या सिर्फ अर्थ ही ग्रेविटेशनल पुल कर सकती है क्या? नो यार। लास्ट ईयर नो नाइन्थ मैम, में बहुत पढ़ा सारे। आपने कि हर ऑब्जेक्ट का अपना ग्रेविटेशनल पुल है। हर ऑब्जेक्ट का। आपकी टेबल पे एक कॉपी रखी हुई है, उसके पास में एक और कॉपी रखी हुई है, वो दोनों कॉपीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है, बट उनका पुल इतना लाइट है ना कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बट अर्थ इज वेरी बिग एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑन इट आर वेरी स्मॉल। तो ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, बट वो खींच नहीं पा रहा है, और अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, पर वो खींच पा रही है क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे ही सन का भी तो ग्रेविटेशनल पुल है। तो बाकी की सारी चीजें भी घूमती है, दे ऑल बिकॉज ऑफ कुछ ना कुछ तो फोर्स है वहां पे, उस कारण से वो ऐसे घूम पा रही, किसी तरीके का पुल है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो लास्ट ईयर पढ़ा ना, ठीक से था शायद, नाइन्थ में सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, बट शायद आप लोग पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स नाइन्थ में, राइट? यस मैम। सर के मुंह से सुना है मैंने कहा। हाँ, तो वो भी किसी न किसी पुल के कारण ही ऐसे घूम पा रहे हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे थे कि कोई फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए सपोर्ट कर रहा है या रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, कि उसके कारण वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर पा रहे हैं। दैट फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज ऑलवेज हैविंग सम एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट मतलब इसका कोई ना कोई दूसरा सोर्स होता है हमेशा। सेंट्रीपिटल खुद कोई एज सच फोर्स, सिर्फ नाम दे दिया सेंटर सीकिंग, जो हर वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा, हर उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब बात ये थी कि हम इस ए पॉइंट पे, ये जो स्टोन था ना, इस स्टोन को यहाँ से हमने, जब ये ए पॉइंट पे आया तो इसको यहाँ से कट कर दिया। कट कर दिया तो अब बताओ, स्ट्रिंग तो कट हो गई। अब कोई फोर्स एग्जिस्ट करता है क्या जो इसकी डायरेक्शन चेंज करवाएगा? वो फोर्स तो किससे मिल रहा था उस स्टोन को? उस स्ट्रिंग से मिल रहा था ना, सेंट्रीपिटल फोर्स था ना। आपने उसका सोर्स ही कट कर दिया। अब उसका सोर्स कट कर दिया तो अब कोई फोर्स वहां पे प्रेजेंट नहीं है जो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाए। यू हैव रिमूव द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, द सोर्स ऑफ टेंशन फोर्स which the stone was getting from the string. You just cut the string. तो अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलेगा कि अगर कोई फोर्स नहीं है जो इसको घुमा रहा है तो अब क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। जाना चाहिए, तो वो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। ए पॉइंट पे है ना, इस ए पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है? जस्ट इस ए पॉइंट पे ये डायरेक्शन है। जैसे ही कट किया ना आपने, तो बस वो इसी डायरेक्शन को आगे फॉलो करेगा और एरो नंबर 1 की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही अगर आप उसको, स्टोन को कहाँ कट करते, अगर ये स्टोन बी पॉइंट पे होता और आप बी पॉइंट पे आके इसकी स्ट्रिंग को यहाँ से कट कर देते, तो कोई बात होती कि अब सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कोई देने वाला ही नहीं है, देयर इज नो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब क्या होगा? तो अब ये स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। बी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या है? बी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन ये थी, तो वो उस डायरेक्शन में आगे जाके गिर जाएगा। सेम ऐसे ही सी पे होगा तो थर्ड एरो वाली डायरेक्शन फॉलो करेगा, और अगर आप डी पे कट करेंगे उसको तो फोर्थ एरो वाली डायरेक्शन फॉलो करेगा। क्या ये बात समझ में आई कि क्यों वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है? क्योंकि आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स खत्म कर दिया वहां से। सेंट्रीपिटल होता है जो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा था। नाउ देर इज नो सर्कुलर, नाउ देर इज नो सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर आपके एग्जाम में आता है ऐसा कुछ, है ना, तो आप सिर्फ ऐसा नहीं लिख के आ सकते कि यार ये तो स्ट्रिंग थी जो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही थी और स्ट्रिंग ही कट कर दी, तो अब कैसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा? इट इज वेरी ऑब्वियस। ऐसा नहीं लिखना है हमको। तो क्या लिखना है? जैसे ही आपने स्ट्रिंग कट की तो क्या हुआ? स्ट्रिंग से जो उसको टेंशन फोर्स था, विच वॉज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, वो आपने खत्म कर दिया। So by Newton's first law of motion,
इट विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ। ए पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेगा स्ट्रेट लाइन में। इट विल फ्लाई ऑफ टुवर्ड्स द फर्स्ट एरो। क्या किसी को कुछ डाउट? नहीं है ना? अब मुझे एक बात बताओ कि आप में से मैक्सिमम लोग उसमें बैठे होंगे यार, वैसा वाला किसी तो इस टाइप के किसी ना किसी झूले में तो आप बैठे ही होंगे जो ऐसा सर्कुलर होता है, यहाँ पे चेयर होती है, आप उस चेयर पे बैठे होते हो और गोल गोल घूम रहे होते हो। नहीं भी तो यस जी। है ना, इतना आपको पता ही होगा। तो जब आप इसमें बैठते हो तो आप अंदर की तरफ, आपको ऐसा लगता है अंदर कोई पुल कर रहा है या आपको ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ कोई खींच रहा है? बताओ एक्चुअल में क्या फील किया आपने? बाहर की बाहर तरफ। की तरफ कोई बाहर की तरफ कोई बाहर की खींच। तरफ कोई खींच रहा है। तो भाई सेंट्रीपिटल तो सेंटर की तरफ खींचता है, अब ये क्या चीज है जो बाहर की तरफ खींच रही है? सो सेंट्रीपिटल का ऑपोजिट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्टेड होता है, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड्स होती है। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो जो फोर्स उसको बाहर की तरफ खींचे, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बात समझ में आई? सेम यही चीज आपने फील की होगी, लाइक अगर आप एक कार में बैठे हुए हैं, ड्राइवर सीट पे नहीं है, आप बाजू वाली सीट पे, आपकी आंख पे पट्टी बांध दे, तो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तब तो आपको कुछ भी नहीं होगा। बट मुझे बताओ, आंख पे पट्टी बंधी हुई है आपकी, फिर भी वो गाड़ी टर्न लेती है तो आपको पता चलता है कि नहीं चलता है? यस मैम। पता यस चलता है। और मैम। अगर स्पीड में टर्न ले लिया, है ना, ये गाड़ी है, लाइक ऊपर से देख रहे हैं अपन, ये ड्राइवर सीट है, इधर की तरफ ये स्टीयरिंग है ना, और ये बाजू वाली सीट है, यहाँ पे आप बैठे हुए हो, ये आप बैठे हुए हो। तो मुझे बताओ, अगर गाड़ी ने टर्न लिया इस तरफ, ये रोड है, इस तरफ टर्न लिया विथ सफिशिएंटली हाई स्पीड, तो आप सीधे ही बैठे रह पाओगे या आपको कोई पुश या पुल फील होता है? ना मैम, उधर झुक झुक जाएंगे हम। रुक जाएगी। किधर झुकोगे? आप ब्लू एरो की तरफ झुकेंगे या फिर आप येलो एरो की तरफ झुकेंगे? ब्लू। येलो। येलो मैम। येलो। येलो? यस हम ड्राइवर जो उसके पास झुकेंगे ना। टीचर ब्लू ब्लू ब्लू। आंख बंद, जो भी येलो बोल रहा है ना, एक बार आंख बंद करके इमेजिन करके देखना। ब्लू ही झुकेंगे। कनिष्क किधर झुकोगे? यस मैम, यस ब्लू ब्लू ब्लू, सॉरी मैम। सब बच्चे लोग नहीं तो फील करके देखना, कभी भी बैठो नेक्स्ट टाइम जब भी, है ना, बस बस कुछ भी हो, जब आप ऐसे बैठे होते हैं और एकदम से टर्न लेते हैं ना, तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में झुकते हो। वो तो दरवाजा होता है कभी कभी, इतना फास्ट टर्न होता है कभी कभी कि वो तो दरवाजा है जो आपको रोक लेता है, अदरवाइज दरवाजा ना हो तो आप बाहर ही चले जाओ, राइट? तो जैसे ही वो गाड़ी टर्न लेगी, भले ही आपकी आंख पे पट्टी बंधी है, बट अगर इस गाड़ी ने टर्न लिया, है ना, किधर, ये जो रोड दिख रहा है इस तरफ, अगर इसने टर्न लिया तो आप बाहर की तरफ एक पुल फील करेंगे कि बाहर की तरफ पुल हो रहा है, या फिर इधर से बोलो तो इधर से कुछ पुश हो रहा है बाहर की तरफ, कोई आपको पुश कर रहा है बाहर की तरफ। और अगर बाहर की तरफ से बात करो तो ऐसा लगेगा बाहर से कोई पुल कर रहा है आप। दैट फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आपको सेंटर की तरफ नहीं, भाई अगर ये सर्कुलर पाथ है ना, तो ये सेंटर हुआ, और टुवर्ड सेंटर कौन सी डायरेक्शन हुई? टुवर्ड सेंटर, तो ये डायरेक्शन जिस तरफ ड्राइवर ने टर्न लिया, दिस इज टुवर्ड सेंटर। आप टुवर्ड सेंटर नहीं फील करेंगे, आप अवे फ्रॉम सेंटर फील करेंगे, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। या फिर कार में सामने डैशबोर्ड पे कभी कोई कप रखा हुआ है या कुछ भी चीज रखी है, एनीथिंग, सेम वही बात है कि जैसे ही आपकी गाड़ी टर्न लेगी ना, तो वो ऑब्जेक्ट, अगर इफ इट इज फ्री टू मूव,
आपने उसको ऐसे स्टिक नहीं करके रखा है किसी चीज से, तो वो ऑब्जेक्ट भी अपने आप हिलता है, अपनी प्लेस से मूव होता है। वो किस तरफ मूव होगा? वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। ये फील किया है? Yes, ma'am. Yes, teacher. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इतनी बात समझ में आई? किसी को डाउट? नहीं, है ना? अब बात ये है कि क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर कोई इनवर्ट फोर्स है तो कुछ ना कुछ आउटवर्ड इक्वलेंट ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स होना चाहिए। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन ने यही Yes, बोला teacher. ना अपने थर्ड लॉ में। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो सेंट्रीपिटल का उल्टा बना दिया उन्होंने, सेंट्रीपिटल का ऑपोजिट बना दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट इस सेंट्रीफ्यूगल की सच्चाई ये है दैट इट इज अ फिक्टिशियस फोर्स। दिस इज अ फिक्टिशियस फोर्स। फिक्टिशियस मतलब It is not really exist. हाँ, इट डज नॉट रियली एग्जिस्ट। फिक्टिशियस मैंने तो कहाँ से सीखा? मूवीज में लिखा हुआ आता है ना, ऑल दी कैरेक्टर्स एंड दी स्टोरी लाइन, ये सब Yes, teacher. फिक्टिशियस है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, किसी रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड नहीं है, तो उसके लिए फिक्टिशियस बोलते हैं, विच डज नॉट रियली एग्जिस्ट। तो ये क्या बात बोल दी? अभी तो सब पूरी हमने क्या बात की? अभी तो हमने सारी स्टोरी लाइन कैसे चलाई कि अरे सेंट्रीपिटल है तो उसका उल्टा सेंट्रीफ्यूगल भी होगा। और टीचर आपने तो एग्जाम्पल्स भी दे दिए कि मैरी गो राउंड में बैठे हैं तो बाहर की तरफ जो खींच रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल है। कार में बैठे हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है डैशबोर्ड पे रखा हुआ बाहर की तरफ मूव कर रहा है, वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हो रहा है। तो अब ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि ये फिक्टिशियस फोर्स है? अगर ये फिक्टिशियस फोर्स है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो कौन था जो हमको बाहर की तरफ खींच रहा था? That was absence of centripetal. That was not presence of centrifugal force जो आपको बाहर की तरफ खींच रहा है. That is absence of centripetal force. क्योंकि वहां पे centripetal force नहीं है तो इसीलिए आपको लग रहा है कि वहां पे सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ खींचेगा। अगर सेंटर की तरफ नहीं खींच रहा है कोई आपको, तो आपको क्या लगेगा कि अब तो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए ना। न्यूटन ने तो बोला था कोई फोर्स है अगर तभी सेंटर की तरफ खींचेंगे, नहीं तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। तो अगर वहां पे सेंट्रीपिटल नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली क्या करते हो? आप स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करते हो, तो आपको ऐसा आउटवर्ड वाला फील आता है कि अच्छा कोई हमको बाहर की तरफ खींच रहा है। दैट इज एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। देर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज द फिक्टिशियस फोर्स। ऐसे ही बना दिया उनको बस, क्योंकि क्या था कि फॉर ईच एक्शन देयर शुड बी सम इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो सेंट्रीपिटल का उल्टा कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने ऐसे ही मन से बना दिया सेंट्रीफ्यूगल, सिर्फ तुम्हारे पढ़ने के लिए। देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस ऑल इज रिटन इन योर बुक। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रियल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फिक्टिशियस फोर्स। एक और एग्जांपल से अगर हम इसको समझना चाहें तो बात यह है कि अगर आप मैरी गो राउंड में बैठते हो, है ना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आप किस जगह से ऑब्जर्व कर रहे हो उस चीज पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है कि आप किस जगह से उस सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर मैरी गो राउंड में कोई बैठा है, ये मैरी गो राउंड बनाया है ना, यहाँ पे एक चेयर थी, यहाँ पे ये बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब ये किसी ना किसी तरीके से, ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ वो सीट वहां पे, यहाँ पे ऐसे कुछ हैंडल्स टाइप होते हैं, कुछ है ना, लोहे की फ्रेम सी बनी हुई होती है कुछ। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स क्या है? ये जो फ्रेम्स बनी हुई है ना, ये सारी फ्रेम्स सेंट्रीपिटल फोर्स की सोर्स है ना। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि आप मैरी गो राउंड में बैठे हो तो आप गोल गोल घूम रहे हो। अब अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा होके आपको देख रहा है साइड में, तो उसको क्या फील आएगा?
उसको सेंट्रीपिटल का फील आएगा या उसको सेंट्रीफ्यूगल का फील आएगा? उसको क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट तो गोल गोल घूम रहा है यार। हाँ, ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है मतलब कौन सा फोर्स है यहाँ पे? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो जो बाहर खड़ा हुआ है उसको तो लग रहा है देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, पर जो बंदा एक्चुअल में अंदर बैठा हुआ है उसको क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो उसको बाहर की तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, तो सेम सिस्टम को आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो? व्हाट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। अगर आप एक्सिलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, अगर आप कहाँ हैं एक्सिलरेटिंग, ये टर्म्स क्योंकि बुक में लिखी है ना तो आपको भी यूज करनी चाहिए अगर आप इस बात का जवाब दे रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन में, तो इसलिए हम ये टर्म समझना चाह रहे हैं कि जब आप बुक में पढ़े तो ऐसा ना हो एकदम से कि अरे ये क्या क्या लिखा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हमने तो इतना इजी में समझ लिया है ना। तो एक बार ये भी समझने की कोशिश करो कि अगर आप कहाँ से देख रहे हो, इफ यू आर इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जो मेरी गो राउंड में बैठा है ना वो तो एक्सेलरेट कर रहा है ना, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है? एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ में है मतलब एक्सेलरेट कर रहा है वो। सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड। सो इफ यू आर इन accelerating frame of reference then you will feel centrifugal force, तब आपको फील होगा centrifugal force। but if you are in non accelerating frame of reference, अगर आप नॉन एक्सिलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, नॉन एक्सिलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोले तो आप एक्सिलरेट नहीं कर रहे हो, आप तो बाहर खड़े हो आराम से। ये जो बंदा खड़ा हुआ है ना बाहर, ही इज इन नॉन एक्सिलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इट विल डिसअपियर, देयर विल बी नो सेंट्रीपिटल। सॉरी मैंने क्या बोला? द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल डिसअपियर। मींस फ्रॉम सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स है वहां। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। हर वो चीज, हर वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करवा रहा है, हम बोलते हैं इस सिस्टम के लिए वो थ्रेड और स्टोन वाला जो केस था उसमें वो जो स्ट्रिंग थी दैट वाज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल पुल है, दैट इज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर सेंट्रीपिटल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली भाई न्यूटन का थर्ड लॉ तो बोल ही रहा है ना, अगर कोई फोर्स उसको खींचेगा नहीं तो वो स्ट्रेट ही जाना है ना। तो दैट इज नॉट प्रेजेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, दैट इज एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल। अगर सेंट्रीपिटल नहीं है तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव कर जाएगा। देयर शुड बी सम फोर्स जो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाए। There should be some force which must be acting on that object to restrict it to move in a circular path. But अगर ऐसा अलग से कोई फोर्स नहीं है, if there is no centripetal force, तो वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट? ठीक है, तो अब ये जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल है इनके डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस देखते हैं। ये जो लिखा है ना राइट साइड में, एक बार इसको जरा पढ़ लो क्या लिखा है। एक्सिलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है अगर कोई, मैरी गो राउंड का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। मैरी गो राउंड में है कोई मतलब वो सर्कुलर मोशन में है, मतलब वो एक्सिलरेट कर रहा है। तो अगर कोई एक्सिलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो उसको लगेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। बट अगर कोई नॉन एक्सिलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेरी गो राउंड के बाहर कोई खड़ा है और आपको देख रहा है, so he will only feel the centripetal force. Centrifugal will disappear. And centrifugal does not actually exist. There is no centrifugal force. It is a fictitious force. हाँ बोलो। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने वो कार का एग्जांपल दिया था और उसमें बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब लगता है जब
सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहता है वो वो नहीं लगता, तब वो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। सॉरी आरोल, आवाज ठीक से नहीं आई, एक बार रिपीट करोगे? मैंने बोला था कि जब कार वाले एग्जाम्पल में अच्छा, जब अपन बाहर की तरफ जब हम गिरते हैं तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। जैसे आपने बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कुछ नहीं था, सिर्फ जब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगता उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। हाँ, जब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगता उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। मतलब जब वो एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल मेक्स यू फील लाइक सेंट्रीफ्यूगल। यस टीचर, तो इस पॉइंट पे जब हम गाड़ी से बाहर गिराते हैं तब सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों नहीं लगता? आरोल, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही। थोड़ा थोड़ा जो मैं समझ पा रही हूँ ना, बस ऐसा क्यों नहीं होता है कि वो वाला फोर्स नहीं लगता? कौन सा वाला? सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों नहीं लगता उस पॉइंट, मतलब वो बंद क्यों हो जाता है लगना? वो लगना बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि फ्रिक्शन जो है ना, जो उसको रोक के रखा है, वो बहुत कम है। जब आप टर्न ले रहे हो ना गाड़ी से, ये आपकी गाड़ी है ना, तो अभी तक जब तक आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे तब तक तो कोई सेंट्रीपिटल फोर्स था नहीं। अब आपने फोर्स लगाया और आपने सर्कुलर पाथ में टर्न लिया, है ना। जब आपने टर्न लिया तो सेंट्रीपिटल की एंट्री हुई। तो बाकी सारी चीजें तो स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन है, वहां पे इतना इजीली मूव नहीं कर पा रही है। बट सामने डैशबोर्ड पे अगर कुछ रखा हुआ है विच इज फ्री टू मूव, तो उसमें फ्रिक्शन इतना कम है कि ये वाला जो फोर्स है ना, इसके कारण वो क्या होगा एकदम से, मतलब वो अपने आप को पकड़ के रखने की कोशिश करेगा उसी डायरेक्शन में। वो इतनी इजीली अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं होने देगा। तो वो बाहर की तरफ नहीं जाता है, इट ट्राइज टू बी एट इट्स प्लेस, और गाड़ी घूम जाती है। गाड़ी ने उधर टर्न लिया और वो ऑब्जेक्ट अपने आप को वहीं रोकने की कोशिश करता है। वो एकदम से अपनी स्टेट चेंज नहीं होने देना चाहता, तो उस कारण से वो बाहर की तरफ पुश हो जाता है। क्या आपका ऐसा ही कुछ डाउट था? एक्चुअली मुझे आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आई, तो मुझे जितना समझ आके आपका क्वेश्चन, जितनी आवाज आके क्वेश्चन समझ में आया है, उससे ये मैंने बोला है। तो क्या आपका अच्छा, डाउट क्लियर हुआ है? अच्छा, मुझे पूछना था कि जिस पॉइंट पे अपन बाहर की तरफ गिरते हैं तब सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है क्या, या फिर तब नहीं रहता? कब सेंट्रीपिटल फोर्स होता है या नहीं होता है? जब अपन सर्कुलर पाथ में घूम रहे होते हैं तब। यस टीचर, जब हाँ, हम यस। हाँ, जब आप गाड़ी से इधर की तरफ मूव करोगे ना, अगर आप ऐसा कुछ सर्कुलर टर्न लोगे तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, एग्जिस्ट करता है वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल नहीं होता है, पर सेंट्रीपिटल होता है। ओके। हाँ, और भी अगर आपका कुछ डाउट हो ना, मुझे एक्चुअली इसे समझ नहीं आ रहा है, क्लास के बाद आप मेरे को कॉल करके, आवाज समझ में नहीं आ पा रही है तो क्लास के बाद अभी जस्ट आप कॉल करके पूछ सकते हो। यस। चलिए, हम कहाँ थे? हम डिफरेंस देखना चाह रहे हैं किस किस में, सेंट्रीपिटल में और सेंट्रीफ्यूगल में। बुक सबके पास है। फर्स्ट पैरामीटर जिसके बेसिस पे वो डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, दैट इज डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन किस तरफ होती है? towards the center. टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। And इनवर्ट डायरेक्शन होती है, इनवर्ट बोल लो या फिर टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ होती है। और सेंट्रीफ्यूगल की Outward. away आउटवर्ड, from the Away from center. the अवे center. फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर। ये पहला डिफरेंस, ठीक है। दूसरी बात आई, तो दूसरा वो बोल रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट। ये एक्सटर्नल एजेंट क्या चीज है? जैसे कोई एक्सटर्नल एजेंट वेजेंट बोलता है तो सीरीज ही ध्यान आती है। हाँ, कोई टास्क वगैरह में एजेंट है।
एक्सटर्नल एजेंट बोले तो क्या समझ में आया तुमको? एक्सटर्नल एजेंट मैंने टर्म यूज की थी थोड़ी देर पहले एक दो बार। सेंट्रीपिटल में एक्सटर्नल एजेंट होता है, इट इज एसोसिएटेड विद एन एक्सटर्नल एजेंट। मतलब मैम अपना हाथ। हाँ, अपना हाथ की प्लेस पे अपन बोले वो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज द एक्सटर्नल एजेंट, है ना? द टेंशन फोर्स प्रोवाइडेड बाय द स्ट्रिंग इज द एक्सटर्नल एजेंट इन केस ऑफ दैट स्टोन एंड स्ट्रिंग। अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल पुल इज द एक्सटर्नल एजेंट। तो सेंट्रीपिटल खुद से तो कुछ भी नहीं होता, हाँ, किसी न किसी से एसोसिएटेड तो होता ही है। तो सेंट्रीपिटल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम एक्सटर्नल एजेंट, और सेंट्रीफ्यूगल तो होता ही नहीं है, तो किससे एसोसिएटेड होगा? सो इट कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है। थर्ड बात आई नेचर की। नेचर तो सेंट्रीपिटल रियल फोर्स है, और ये वाला जो है ये फिक्टिशियस फोर्स है। ठीक है, ये तीन डिफरेंसेस हैं। आप लोगों को कंपल्सरीली, अभी हम आगे पढ़ रहे हैं, हाँ छुट्टी नहीं हुई है, बट ये बात मुझे बोलनी थी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है ना, उस हेडिंग से पढ़ना स्टार्ट करना। तो ये जो 2 पेजेस हैं इस चैप्टर के एंड तक, डिफरेंसेस तक बहुत ध्यान से एक बार आप लोग पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो पूछना। मैम आपने कल होमवर्क मैम दिया जो आपने था न्यूमेरिकल एडिशनल दिए तो न्यूमेरिकल्स उसमें का। डाउट है मैम। हाँ, वो कर लेते हैं। यस उसमें मैम, मेरे डाउट है को मैम। भी। हाँ, ये साफ करती हूँ। चलिए, एडिशनल न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले तो बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी को डाउट है? परसों जो होमवर्क दिया था फर्स्ट सेकंड थर्ड, नहीं? फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, नहीं? सेवंथ एट्थ नाइन्थ, मैम 9th में। ठीक है, नाइन्थ में है। 10th एंड 11th, यस मैम, हम 9th और 10th में। यस टीचर, मेरे को 10th और 11th में। 10th और 11th में, तो ये 9th 10th और 11th तीन न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अ यूनिफॉर्म, 9th पढ़ रही हूँ। अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर स्केल इज बैलेंस्ड एट 20 centimeter mark when weights of 100 GF and 50 GF are suspended at 10 centimeter and 30 centimeter marks respectively. Calculate the weight of the half meter scale. मीटर स्केल टूटी हुई है, हाफ मीटर स्केल है, तो हाफ मीटर स्केल बना लेते हैं सबसे पहले। ये बनाई हाफ मीटर स्केल, यहाँ है 0, यहाँ है 10, 20, 30, 40, और ये यहाँ पे है 50, हाफ मीटर स्केल। ठीक है ना? बोल रहे हैं इसको बैलेंस किया है 20 सेंटीमीटर मार्क, तो 20 सेंटीमीटर मार्क पे बना दिया हमने फलक्रम एफ। ठीक है, अब बोल रहे हैं वेट्स इस पे हैंग करना है आपको, 100 GF लगाना है 10 सेंटीमीटर पे, तो ये 10 सेंटीमीटर पे लगा देते हैं अपन 100 GF। और बोल रहे हैं 50 GF लगाना है आपको 30 सेंटीमीटर पे, ये अरे सॉरी, टी पे लगा दिया मैंने। 50 GF लगाना है 30 सेंटीमीटर पे, ये 30 सेंटीमीटर पे यहाँ पे लगा दिया 50 GF। ठीक है, कैलकुलेट द वेट ऑफ द हाफ मीटर स्केल। मुझे बताओ इस मीटर स्केल का वेट किस जगह पे काम कर रहा होगा? कहाँ पे इसको ग्रेविटेशनल पुल फील हो रहा होगा? 20.5 25 सेंटीमीटर। 25 पे। किसी को डाउट? इस मीटर स्केल के बिल्कुल सेंटर में काम करेगा, मतलब ये जो येलो एरो बनाया है, दिस इज द प्लेस वेयर द वेट ऑफ दिस मीटर स्केल इज वर्किंग। मीटर स्केल का वेट कहाँ पे काम कर रहा है? 25 सेंटीमीटर मार्क पे सेंटर में काम करेगा। हाफ मीटर स्केल है 0 से 50 तक, तो उसका सेंटर कहाँ पे आएगा? 25। तो अब ये जो मीटर स्केल है ये बैलेंस्ड स्टेट में है अभी, है ना? अभी ये बैलेंस्ड स्टेट में है, मतलब सारे क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम इज इक्वल्स टू सारे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम। ठीक है, तो पहले एंटी क्लॉकवाइज लिखे, F1 इंटू D1,
एंटी क्लॉकवाइज के लिए एक मोमेंट लिखना पड़ेगा, 2 लिखने पड़ेंगे, 3 लिखने पड़ेंगे, कितने हैं एंटी क्लॉकवाइज? टीचर 2 लिखना पड़ेंगे। एंटी टीचर क्लॉकवाइज, 1 एंटी क्लॉकवाइज में तो 1, एंटी क्लॉकवाइज में 1, क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज में 2। 2 है ना, तो F2D2 प्लस F3D3। चलिए एंटी क्लॉकवाइज लिखें तो F1 हो जाएगा 100 GF और D1 कितना हो जाएगा? 10 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल्स टू F2, अगर ये W को ले लूं मैं, द वेट ऑफ द मीटर स्केल इज F2 इंटू D2 कितना हो जाएगा इस केस में? 5 प्लस F3 50 GF 50 GF 50 GF इंटू D3 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया 1000 माइनस वो 50 इंटू 10 500 हो गया, इधर आके माइनस का 500 हो गया, ये हो गया 5 टाइम्स ऑफ W। 500 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ W। W इज इक्वल्स टू 100 GF। GF। This is the weight of the meter scale. Ma'am, I got the value of W is equals to 50 and then I divided 50 by 1 by 2. And I also got my answer. Sorry, Ma'am, I get the value of W 50. 50. Yes. How? And then I divided it by 1 by 2. Why you divided by 1 by 2? Teacher, it is given half meter scale, that's why. So you have done the question assuming that And there is by a not taking. full meter Yes, scale. ma'am. Yes, ma'am. So you got your answer, but you should not proceed like that. In exam, if it is given to you that the meter scale is half, then you should draw a half meter scale. Okay, ma'am. है ना, जिन्होंने भी फुल मीटर स्केल बनाई है वो लोग वैसा एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एग्जाम में, स्कूल में, टेस्ट में। ठीक है, अगर हाफ मीटर स्केल बोले हैं तो हाफ मीटर स्केल ही बनाना है आपको, और उसी के ऊपर ये ऐसा सेम ऐसे ही फिगर बना के आना है आप। ये नीचे बॉक्सेस नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, इधर नीचे एरो बना के सीधे लिख सकते हो 100 GF 50 GF, ऐसा बना दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम। यस, जिन बच्चों को 9th में डाउट था, क्लियर है आप लोगों का डाउट? Yes, ma'am. ठीक है, पढ़ते हैं आगे। 10th, a uniform meter scale of weight 80 GF is balanced at 70 centimeter mark। ये बनाई एक मीटर स्केल 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। ठीक है, इस मीटर स्केल का वेट है 80 GF। कहाँ बनाऊं 80 GF? I'm at 50. एट 50 50 है ना, ये 50 मार्क पे लगा दिया हमने 80 GF इसका वेट। ठीक है, इसको बैलेंस किया है 70 सेंटीमीटर मार्क पे, फलक्रम बना देते हैं 70 सेंटीमीटर। दिस इज द फलक्रम F। फाइंड फ्रॉम वेयर मस्ट अ वेट ऑफ 6 50 पर ही क्यों किया? क्या चीज ये 80 GF? यस टीचर। मीटर स्केल का वेट किस जगह काम करेगा, उसको टोटल ग्रेविटेशनल पुल किस जगह फील हो रहा है? सेंटर पे। सेंटर पे, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, और मीटर स्केल का ज्योमेट्रिक सेंटर इज एट 50। ओके ठीक है ना, अब आपसे बोल रहे हैं कि वो 60 GF का वेट किधर लगाएं ताकि ये स्केल बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले तो ये बता दो कि किधर की तरफ लगाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? मतलब क्लॉकवाइज 80 GF की तरफ ही लगाऊं या उसके ऑपोजिट तरफ लगाऊं? अपोजिट। अपोजिट ऑपोजिट तरफ। तो ये नंबर्स में हटा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं कहाँ हैंग करूँ ना मुझे नहीं पता।
ठीक है, तो हमने ऐसा बोल दिया लेट, हमने यहाँ पे हैंग किया है, कितना है 60 GF। ये मार्किंग नहीं पता हमको कि कहाँ करना है ना। हम बोल रहे हैं कि हमने कितनी डिस्टेंस पे कर दिया, हमने उसको ये x डिस्टेंस पे हैंग किया है। वो यही पूछ रहे हैं आपसे कि आपको कहाँ लगाना पड़ेगा सो दैट ये मीटर स्केल बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो अब इसकी x की वैल्यू निकालनी है। क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज, पहले एंटी क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज के लिए F1d1 इज इक्वल्स टू, ये क्लॉकवाइज के लिए हो गया F2d2। तो इधर लिखिए 80 इंटू d1 कितना लिख दें 20 20 इज इक्वल्स टू F2 60 है ना, और d2x 0 से 0 कैंसिल, 80 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू x, 3 जा 80 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, 240 240 नहीं, 0.666 चलता जाएगा ये तो सेंटीमीटर है ना। तो इसको ऐसा लिख दे 26.67 सेंटीमीटर है ना। मतलब x की जो वैल्यू है, ये x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू आ गया 26.67 सेंटीमीटर। उन्होंने मोमेंट आर्म पूछा था या ये पूछा था कि कहाँ हैंग करे, कहाँ सस्पेंड करे, बताओ। ऐसा पूछा था क्या कि कितने डिस्टेंस पे सस्पेंड करें फलक्रम से, या फिर नो सीधे मैम, ऐसे पूछा है कि कहाँ सस्पेंड करें, मुझे कहाँ सस्पेंड करें? कहाँ सस्पेंड करें। तो या तो आप लिखेंगे कि सेंटर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 26.67 सेंटीमीटर पे उसको सस्पेंड करो, या तो ये ऐसा प्रॉपर लिख के आना पड़ेगा, और या फिर सीधे बता दो ना कि इतने सेंटीमीटर पे सस्पेंड कर दो मीटर स्केल पे। तो 70 सेंटीमीटर से कितनी डिस्टेंस पे हैंग करना है 26.67, तो किस मार्क पे लगाना पड़ेगा, कितने तो सेंटीमीटर मार्क पे 96.67 है ना। तो 70 में इधर की तरफ और जाना है, प्लस कर देते हैं, 70 प्लस 26.67 मतलब 96.67 सेंटीमीटर मार्क पे आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। आई बात समझ? 10th में किन बच्चों को डाउट था, क्लियर है? यस टीचर। ठीक है, चलिए 11th पे चलते हैं। A seesaw 8 meter long is balanced in the middle. Seesaw बनाया, this is 8 meter long, it is balanced at its center. ठीक है, 2 children of mass 30 kg and 40 kg are sitting on the same side of fulcrum at a distance of 1.5 and 3.5 meter respectively. Respectively पे ध्यान दीजिएगा, 30 वाले को 1.5 मीटर पे बैठाना है, 30 kg, ये बच्चा यहाँ बैठा है ना, ठीक है, इस बच्चे का मास है 30 kg और इसकी यहाँ से डिस्टेंस है 1.5 मीटर, और दूसरा बच्चा जो है वो 40 kg का है 3.5 मीटर की डिस्टेंस पे। ये दूसरा बच्चा यहाँ बैठा देते हैं, ये बैठा हुआ है दूसरा बच्चा, इसका मास है 40 kg और इसकी यहाँ से डिस्टेंस है 3.5 मीटर। Where must a lady weighing 60 kg F sit from fulcrum so as to balance the seesaw? 60 kg की एक लेडी को, वुमेन को यहाँ पे बैठाना है, ये बैठी 60 kg, इसको x ले ले। किसका डाउट है ये बताओ सबसे पहले तो। मेरा तो मुझे बताओ, ये जो दोनों बच्चे हैं ये क्लॉकवाइज जनरेट कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर की तरफ है ना, दो बच्चे हैं, दो मोमेंट जनरेट हो रहे हैं, F1d1 प्लस F2d2 इज इक्वल्स टू
क्लॉकवाइज में एक ही है तो F3 D3। F1 अगर मैं 40 kgf ले लूं तो D1 कितना रहेगा? 2.5। 2.5 कैसे आया? या मैंने गलत सुना? 3.5 बोले हैं क्या? हम 2.5 ही बोले थे, 3.5 आया। यस No, ma'am, I अंश। am telling about 30 kg. अच्छा ठीक है ना? तो 40 वाले का तो 3.5 हो गया और ये 30 kgf इंटू 1.5। 1.5 इज इक्वल्स टू 60 इंटू एक्स। तो मल्टीप्लाई करें जरा। 140 प्लस 45। 45 इज इक्वल्स टू 60x। तो 60x इज इक्वल्स टू कितना? 185। x इज इक्वल्स टू 185 डिवाइडेड बाय 60। 5 से कैंसिल कर दें। 3.08। कितना आ रहा है? 3.08 मीटर। फलक्रम से उसको कितनी डिस्टेंस पे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। हाँ, वो पूछ रहे हैं लेडी को फलक्रम से कितनी डिस्टेंस पे बैठाना पड़ेगा, तो फलक्रम से उसको 3.08 मीटर की डिस्टेंस पे बैठाना पड़ेगा, तब ये बैलेंस हो जाएगा। यस, आप दोनों बच्चों का डाउट क्लियर है? 11th वाले? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो होमवर्क की बारी आई। होमवर्क है, उधर ट्रिग्नोमेट्री में कितने एग्जांपल्स बच गए? टोटल कितने एग्जांपल्स किसी को पता है? 21 है। ओ 20 माय और गॉड, 21 है मैम। इतने हैं क्या? यस मैम। जस्ट अ मिनट। 21 एग्जांपल्स है और आप लोगों के 10 तक हुए, राइट? होमवर्क में यस मैम। यस मैम। तो आप लोगों को मैथ्स में एग्जाम्पल नंबर 11th टू 14th करके लेके आना है। मैम इसके 10th तो 9th एग्जांपल में डाउट था मैम। हाँ, ये अपन अब कल क्लियर करेंगे। कल अपन ओके। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल्स ही उठाएंगे, फिर टाइम बचेगा तो फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर फिजिक्स परसों उठाएंगे, है ना? तो मैथ्स में तो आपको एग्जाम्पल नंबर 11 टू 14th देना। ये होमवर्क इसलिए कम दिया है बिकॉज आई वांट कि फिजिक्स में हमने ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है और सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल पढ़ा है, प्लीज गो थ्रू इट वंस। एक बार अच्छे से इसको रीड कर लेना, नहीं तो बाद में समझ नहीं आएगा। अभी आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। एक बार पढ़ो और उसके बाद फिर बुक बंद करके दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करना कि क्या क्या पढ़ लिया, एक्चुअल में क्या हो रहा है, पूरी पिक्चर एक बार रिवाइज करना बुक बंद करके। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, ओके, वेलकम।